दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का एक और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आज का ये कॉन्वर्सेशन माननीय श्री रतन जी टाटा को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हम सभी की ओर से। रतन जी टाटा एक ऐसा नाम जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है, उसकी क्या विजन होनी चाहिए, उसमें क्या एथिकल लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और एक इंसान को अपने जन्म के बाद क्या क्या फिलॉन्थ्रोपिक वर्क्स करने चाहिए, उनका संक्षिप्त परिचय माननीय श्री रतन जी टाटा है। रतन जी टाटा ने एक बहुत गंभीर विषय पर फोकस किया और वो है प्रॉब्लम सॉल्व। जी हाँ, उन्होंने वो सब इनिशिएटिव्स लिए जिसके चलते, जिसको ध्यान में रखते हुए उनके आसपास के लोगों की, समाज की, देश की प्रॉब्लम सॉल्व, चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो। उन्होंने हर वो कोशिश करी जिससे हर इंसान एम्प्लॉयबल हो, हर इंसान को एक बेहतर एजुकेशन मिले और हर इंसान को एक बेहतर नौकरी मिले। साथ ही उन्होंने समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काफी सारे ट्रस्ट ओपन किए और काफी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी देश का निर्माण उसका आगे उसको आगे केवल उसकी आने वाली पीढ़ी ही बढ़ा सकती है। और इसलिए उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हर वो अपॉर्चुनिटीज, हर वो रास्ते हम सभी के लिए खुले। तो हम सभी की ओर से उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम कंपनी के बारे में जो कि टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप के ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं और उसमें से टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कितने ही सारे लोगों की जिंदगी सवारी है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया है। साथ ही टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर गुड्स का हमारे देश के डेवलपमेंट में एक अभूतपूर्व योगदान है। आज हम टीसीएस एज अ कंपनी पिकअप करेंगे, हमारी सबकी सभी की तरफ से एक माध्यम समझ के, एक कोशिश करके माननीय श्री रतन जी टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम टीसीएस से। स्क्रीनर डॉट इन मेरे स्क्रीन पर विजिबल है और यहाँ मैंने टीसीएस एज ए कंपनी सर्च करना है। सो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें कंपनी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखना होता है: प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्क्रीनर डॉट इन पे ये सब इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। जब आप टीसीएस के बारे में बात करते हैं तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,25,748 रुपीज है। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी को डोमिनेट करती है। नाउ टीसीएस क्या सेवाएं प्रदान करती हैं? तो टीसीएस बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ना सिर्फ बिजनेस एंटिटीज को बट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, या एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो। तो क्विक सॉल्यूशंस इनोवेशन विच एक्चुअली डिफाइंस टीसीएस इन ब्रीफ। टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ह्यूज है और आज की तारीख में इस कंपनी का शेयर 421517 पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपनी के एक स्टॉक की, एक शेयर की बुक में वैल्यू 250 रुपीज ही है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि करंट प्राइस और बुक वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के, टीसीएस के। लास्ट 5 इयर्स के नंबर्स को अगर हम देखते हैं या 7 इयर्स के नंबर्स को हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में काफी पॉजिटिव तरीके से इजाफा है। सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि सेल्स और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है, अगर सेल्स आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा, सॉरी, सेल्स आपकी जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से लास्ट 5 to 7 इयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 27 to 28 या 26 to 28 की रेंज में, रेंज बाउंड है।
नेक्स्ट हम बात करें कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की, तो हाँ, कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस काफी नॉमिनल है। कंपनी का डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 3000 करोड़, 4000 करोड़ और अब कुछ 5000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर कुछ इस तरह से है, जो कि 51,000 था 22 मार्च में, 23 मार्च में ये हो गया 56,000 और 24 मार्च में ये हो गया 61,000 के आसपास, अराउंड 62,000, राइट। और आश्चर्य की बात यह है कि इस कंपनी ने मार्च 2023 में 100% डिविडेंड पे आउट किया। उसके बावजूद भी कंपनी का ग्रोथ कर्व काफी स्ट्रांग रहा, काफी स्टेबल रहा। अगर हम ईपीएस के बारे में बात करें तो कंपनी के स्टॉक का ईपीएस हर साल पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। तो ये हुई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात। कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज हमेशा टोटल एसेट्स से इक्वल होती हैं। जब हम एसेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फिक्स एसेट्स एक मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी बैलेंस शीट में, बट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के अलावा अदर एसेट्स भी एक मेजर कंपोनेंट है इनकी बैलेंस शीट में। तो हम इस बैलेंस शीट को जरा डिटेल में समझेंगे कि कंपनी के फिक्स एसेट्स ऑलमोस्ट 20,000 21,000 करोड़ की रेंज में है। बट जब हम कंपनी के अदर एसेट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल्स का काफी बड़ा नंबर है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब वो रिसीवेबल्स जहां से आपको पैसा आना बाकी है, मतलब जहां आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी और जिनसे आप कुछ समय में पैसा मिलना है, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक। यहाँ पर कैश एक्विवलेंट भी एक अच्छा खासा है, तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है और काफी दूसरे एसेट्स भी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं जो ऑलमोस्ट उसके फिक्स एसेट्स के इक्वल है, दैट इज 22,000 करोड़। तो कंपनी एक काफी कैश रिच कंपनी है और कंपनी काफी सर्विस ओरिएंटेड तरीके से अपने रिसीवेबल्स में इन्वेस्टेड है। कंपनी की इक्विटी को देखें तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट एक 375 से 366 की रेंज में है। जब हम कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स हर साल एक पॉजिटिव ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाते हैं रिजर्व्स को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि 89,000 करोड़ से लेकर 90,000 के रेंज, 90,000 करोड़ की रेंज में कंपनी के रिजर्व्स हैं। जरा आप सोचिए, कोई कंपनी जिसकी रिजर्व्स ही 90,000 करोड़ है, मतलब वो कंपनी कितनी स्टेबल, स्ट्रांग और एपिक परफॉर्मेंस कर रही होगी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर। कंपनी की बोरोइंग्स अगर हम देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स इक्विटी के कंपैरिजन में काफी कम है, जो कि केवल 7,000 करोड़ ही है। अब आप देखिए, इक्विटी केवल 366 करोड़ की और जहां रिजर्व है 90,000 करोड़ का, वहां बोरोइंग्स कितनी ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है और कंपनी कहीं से भी डेट या लोन्स पर डिपेंडेंट नहीं है अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर या अपने सर्वाइवल को लेकर। तो ये होगी कंपनी के लाइबिलिटीज के बारे में बात। दिस इज वेरी क्लियर कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें पता चला कि कंपनी का प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग है। कंपनी के रेवेन्यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं और साथ ही कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इसका ईपीएस भी हर साल बढ़ रहा है और इसी कारण इसका करंट प्राइस मार्केट में एक हाई साइड पे है, मतलब कंपनी का शेयर आज की तारीख में ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू। जब हम बैलेंस शीट्स के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट में हमें एक यूनिक चीज ये पता चली कि कंपनी का रिजर्व काफी भारी है, काफी स्टेबल है और स्ट्रांग है, जो कंपनी के सारे फाइनेंसिंग डिसीजंस और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ में कंपनी के एसेट्स में एक रिसीवेबल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं और कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। अब कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम देखें तो हमें 3 तरह की एक्टिविटीज मिलती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से एक पॉजिटिव कैश फ्लोस सालाना बेसिस पे जनरेट कर रही है और वो हर साल बढ़ता है। कंपनी के अगर हम नेट कैश फ्लोस को देखें तो नेट कैश फ्लोस हाल ही में नेगेटिव हुए हैं मार्च 2023 में, बस मार्च 2024 में पॉजिटिव हो गए हैं। तो एक चीज काफी क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस काफी इफेक्टिव है, काफी इफिशिएंट है। जब कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट इज
-738 और 548, एंड दिस ईयर इट्स अराउंड 6091 करोड़। ये सभी नंबर्स करोड़ में है। जब आप देखेंगे कि कंपनी का एक बहुत बड़ा चंक इन्वेस्टमेंट को परचेस करने में और इन्वेस्टमेंट को बेचने में जाता है, इट शोज दैट कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफी प्रोएक्टिवली मैनेज करती है ग्रोथ पर्पस के लिए और अपनी अदर इनकम्स के लिए। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बंद करें और यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम देखें, तो कंपनी का मेजर आउटफ्लो होता है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और इन नंबर्स में अगर देखा जाए तो डिविडेंड पे आउट कंपनी का काफी तगड़ा है, और मार्च 2024 और मार्च 2023 में कंपनी ने काफी हैवी डिविडेंड्स पे करे हैं। साथ ही कंपनी की कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी अच्छे से पे आउट कर रही है। सो अल्टीमेटली कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, जहां पर ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 90,000 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपने ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड से 64% का रिटर्न जनरेट कर रही है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 51% है एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी अपने इक्विटी होल्डर्स को काफी सेटिस्फाइड कर रही है व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिटेबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, राइट। जब डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर किया जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.09 है। मतलब अगर आपकी इक्विटी 1 रुपए की तो उसके कंपैरिजन में डेट हुआ केवल 9 पैसा। तो कंपनी अपने रिसोर्सेस पे काफी अच्छे से वर्क कर रही है, उन्हें यूज कर रही है और अपनी रिजर्व्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर रही है अपनी आरओई और अपने आरओसीई को बढ़ाने में। और कभी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रांग है, बिकॉज कंपनी इज पेइंग गुड डिविडेंड टू इट्स इक्विटी होल्डर। ना जब हम इसके इन्वेस्टर्स के बारे में देखें तो इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी तगड़ी है, जो हर साल 71-72 की रेंज में ही फिटमेंट पाती है। बाकी एफआईआईज और डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट 12% और 10% की रेंज में है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी, मतलब दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में अभी थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। ये कंप्लीट स्टडी हुआ टीसीएस का, लुकिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। सो ये बात काफी क्लियर है आज की तारीख में कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही तगड़े हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स हैं। बट ये हुई बात हमारी कंपनी की फंडामेंटल्स को लेकर। अब हमें बात करनी है कंपनी के प्राइस एक्शन, मतलब शेयर के प्राइस एक्शन को लेकर। तो चलते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है टीसीएस का चार्ट। और टीसीएस का चार्ट ओपन करने के लिए मैंने शेर खान का ट्रेड टाइगर टूल यूज किया है। सिंपल डिक्लेरेशन, मैं ये टूल अपने कंफर्ट के लिए यूज कर रही हूँ। ना मेरा उद्देश्य यहाँ पर कंपनी का प्रमोशन करना है, ना किसी टूल का प्रमोशन करना है। तो मैं अगर शेर खान के ट्रेड टाइगर टूल से कंफर्टेबल हूँ तो मैं वो टूल अभी यहाँ यूज कर रही हूँ। चलते हैं हम कंपनी के स्टॉक के ईयरली स्टेटस पर। तो कंपनी के स्टॉक ने किस तरह से अपना प्राइस मूवमेंट दिखाया है वो आपको स्क्रीन में विजिबल है। सो हर साल ये कंपनी पॉजिटिवली एक पॉजिटिव पैटर्न में शेयर प्राइसेस ग्रो हो रही हैं। अगर हम हाफ ईयरली पे देखें तो कंपनी के स्टॉक के अंदर इस तरह के कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर विजिबल होते हैं। लास्ट 6 मंथ्स बैक हम देखें तो कंपनी के बायर्स और सेलर्स में काफी फाइट चली और एक बेस कैंडल रिफ्लेक्ट हुई। अगर हम माइनर लेवल पे जाके देखें तो हम क्वार्टरली लेवल से स्टार्ट करते हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है बाइंग और सेलिंग को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। तो फाइनेंशियल मार्केट में इस तरह से कंपनी के शेयर की प्राइसेस में मूवमेंट हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बायर सेलर की फाइट चलते 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 फाइनली बायर्स जीत गए और कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस एक ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंची है। तो मैं यहाँ पर प्रेस करने के बाद में हम देख सकते हैं 4268 के लेवल पर, 4290 के लेवल पे ऑलमोस्ट इस स्टॉक की प्राइसेस आज की तारीख में है। मतलब ये बात क्लियर है कि ये स्टॉक आज ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर इससे पहले वाले मंथ में मतलब काफी सेलिंग यहाँ पर स्टॉक की प्राइसेस में
विजिबल हुई है। तो हमें अब आइडेंटिफाई करना है इस स्टॉक में हमें किस टाइम पर एंट्री करनी है, एग्जिट लेनी है और क्या पोजीशन होल्ड करनी है या लेनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम हमारी स्टडी एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। एक मोटा मोटी तौर पे हमने एक पिक्चर देखी, क्वार्टरली बेसिस पर भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाकर आया है और मंथली बेसिस पे इसका पैटर्न कुछ इस तरह का है। तो किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करने के लिए हम लोकेशन, ट्रेंड और एग्जीक्यूशन तीनों को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं उस स्टॉक की फाइनेंशियल मार्केट में एज पर द प्राइस एक्शन। उसके लिए मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगी और मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है। मैं करंट मार्केट प्राइस पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। और अब मेरा काम है सबसे पहले देखना कि इस स्टॉक में मुझे डिमांड जोन मिल रहा है या सप्लाई जोन मिल रहा है। तो यहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है, बिकॉज कम प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ही अभी ही रिसेंटली थोड़े से नीचे की तरफ आ रही है। पर क्या इस कंपनी के स्टॉक की डिमांड है, तो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ इस तरह से। डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखना होता है, लेग इन, बेस और लेग आउट का। जब आप यही छोटे कैंडल्स देख रहे हैं रेड और ग्रीन, जहां पर बॉडी पार्ट मतलब जो भरा हुआ पार्ट है रेड कलर का और ग्रीन कलर का अपने वीक पार्ट से कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर बेस कैंडल है। किसी भी जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लेग इन, बेस और लेग आउट ये तीनों एलिमेंट्स मार्क करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहां पर हम लेग इन, बेस और लेग आउट मार्क करते हैं। डिमांड जोन के अंदर ग्रीन लेग आउट होगा, लेग इन ग्रीन या रेड कैसी भी हो सकती है, और बेस हम कोशिश करते हैं कि 2 3 5 से ज्यादा न हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लेट्स सी। एक्सप्लोसिव मूव हमें यहाँ मिलती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 और 3 तीन बेस कैंडल है और एक ये लेग इन कैंडल है जो कि रेड है। तो हमने यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर मार्किंग कर ली। अगर हम चाहें तो एक बेस से ही कहें कि यहाँ पर लड़ाई ज्यादा अच्छे से स्टार्ट हुई थी, तो हम यहाँ से ही मार्क कर सकते हैं कि बायर और सेलर की फाइट सबसे ज्यादा इस सेकंड वाले रेड कैंडल पे हुई। अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसे मार्क करने के लिए तो आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। तो एज यूजुअल या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं या आप सिंपल बॉक्स के थ्रू इसका कर्व मार्किंग कर सकते हैं। कर्व मार्किंग करने के लिए सिंपल सा तरीका, लेग इन, बेस और लेग आउट आइडेंटिफाई करके हमें प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन ड्रॉ करनी है। जो टॉप ऑफ द बेस होती है वो हमारी बेस कैंडल के जो बेस पे होती है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, और जो वीक बॉडी पे, वीक के एकदम नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल लाइन। तो इस तरह से हमने कर्व मार्किंग पे एक रेंज आइडेंटिफाई कर ली कि लोकेशन हमारी ये है कि अगर इस रेंज में स्टॉक आता है तो हम कोई प्राइस एक्शन डिमांड की तरफ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो प्रॉक्सिमल लाइन हमारी करीब है 3878 के आसपास और 3600 के आसपास हमारी डेस्टल लाइन है। दूर दूर तक हमें कहीं भी सप्लाई जोन नहीं मिलता है, बट हमने यहाँ पर लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया है इस स्टॉक का। अब लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है वीकली डिमांड कर्व पे उसका ट्रेंड देखना, स्टॉक का ट्रेंड देखना। मैंने डब्ल्यू प्रेस किया एंड डब्ल्यू प्रेस करने के बाद में मुझे समझा 7 कैंडल करंट डे की लाइव कैंडल को छोड़ के हम 7 कैंडल्स का काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और कंट्रोल वी करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल वी करके जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक कंट्रोल एच करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा सिंपल मूविंग एवरेज को इस पॉइंट पर ये वर्टिकल लाइन कट कर रही है और हम देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन एक 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इट शोज दैट कि यहाँ पर इस स्टॉक का ट्रेंड अप है। अगर ट्रेंड अप है तो गो विद द ट्रेंड, एंड ट्रेंड से दैट अगर ट्रेंड पॉजिटिव है मतलब यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। बट शुड आई बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वेट फॉर अ वाइल। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम वीकली डिमांड कर्व देखते हैं, राइट। लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमने मंथली डिमांड कर्व देखा, बट एग्जीक्यूशन करने के लिए हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे क्यों जाते हैं, सबसे पहले मैंने डी प्रेस किया एंड वी आर हियर इन द डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पर हमें देखना है कि कहां पर हमें मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल रहा है। उस केस में क्या होगा, जब आप एक सपोर्ट लेके मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके काम करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम होंगे और आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, एक अश्योर्ड रिस्क रिटर्न रेशियो को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एंट्री प्लान करना है।
नाउ हाउ टू प्लान द एंट्री। सो कंट्रोल एच किया एंड करंट मार्केट प्राइस पे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है कुछ इस तरह से। डेली पर मैंने देखा कि कहाँ से डिमांड आई, मैंने देखा यहाँ से डिमांड आई, पर क्या इसे मंथली का सपोर्ट है? क्या यहाँ पर कम से कम बेस कैंडल है? नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 बेस कैंडल है और प्राइस कहीं इसी रेंज में यू नो घूम रही है आसपास। तो यहाँ पर एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि प्राइस नीचे भी आ सकती है, राइट? क्योंकि ये वाला डिमांड कर्व जो अगर आप देखें तो किससे चला है, अगर मैं कहूं कि ये वाला जो डिमांड कर्व है, ये वाला इस जोन में आते ही प्राइस चलती, राइट? तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये बेसिकली प्रीवियस जोन की रिएक्शन है। अब हमें फ्रेश डिमांड जोन देखना है, राइट? तो हम कंट्रोल एज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आए और हमने एक एक्सप्लोसिव मूव देखने की कोशिश करी। ये एक्सप्लोसिव मूव में बेस कैंडल बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ बायर सेलर्स की तगड़ी फाइट चली और यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं रहे, तभी तो तगड़ी फाइट चली। तो हम नीचे चलते हैं। नीचे हमने देखा लेफ्ट और डाउन। ठीक है, हम यहाँ नहीं आएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी टेस्टेड जोन है। यहाँ हम देखते हैं कि एक क्वालिटी का डिमांड जोन है जहां पर केवल एक बेस कैंडल है, मतलब एक ही फाइट में बायर और सेलर की एक ही फाइट में जवाब आ गया, बायर्स जीत गए। तो एक क्वालिटी का डिमांड जोन हमें यहाँ पर मिलता है। क्वालिटी का डिमांड जोन इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर बाइंग एक्सप्लोसिव है, मतलब जम के बायर्स लोग जीते हैं, प्राइस को न्यू हाइट्स पे लेके गई है ये पर्टिकुलर जोन, राइट? और इसके अंदर केवल एक ही बेस कैंडल है। इस जोन का अचीवमेंट है अपने आप में, क्योंकि उस समय पे टीसीएस का ऑल टाइम हाई लगा 4181 इस जोन के कारण। तो हमारी एंट्री इस जोन पर बनती है ना। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम एंट्री यहाँ ले या हम एंट्री यहाँ ले, दोनों एंट्रीज आप ले सकते हैं, दोनों एंट्रीज वैलिड है। कई बार वीक वीक टू वीक आके ही प्राइस चल जाती है और कई बार बेस तक नहीं आ पाती। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर 3982 पे अपनी एंट्री मार्क कर सकते हैं। हर एंट्री के साथ में हमें अपना स्टॉप लॉस मार्क करना ही करना है और हम यहाँ 100 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम 100 का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं तो अपनी एंट्री को आप थोड़ा और नीचे कर दीजिए, इतना ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है। तो 50 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए 1:2। एटलीस्ट हम मेंटेन करते हैं कि हमें 1:2 का टारगेट तो मिल ही जाए स्टॉक के लिए। तो जब हम यहाँ रखते हैं तो ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक डिप किया है इस प्राइस में। तो भी अगर हम 1:3 का टारगेट रखते हैं और इस तरह से अपना टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस इस पॉइंट को लेके मार्क करते हैं, तो इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एंट्री इन द टीसीएस स्टॉक। बट एंट्री आपकी बनती है करंट मार्केट प्राइस पे? बिल्कुल नहीं। आपकी एंट्री बनती है 3937 के पॉइंट पे या 3900 के पॉइंट पर। और विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस यू कैन इजीली अचीव अ टारगेट ऑफ 1:3 1:4। सो ये हुआ कंप्लीट एनालिसिस हमारा टीसीएस का। नाउ आई बिलीव दैट आपको ये वीडियो काफी सारी मीनिंगफुल इंसाइट देके गया होगा। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से स्टॉक के ऊपर सुनना या जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।